हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज है हमारा ऑल पॉलिटी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड बीपीएससी इन 2026 वाली वीडियो का पार्ट 4। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज बचे हुए क्वेश्चंस हम इस लास्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें शुरू करना है स्लाइड नंबर 152 से। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ कहूँगा, क्या कि आपको इस वीडियो को जब भी देखना है 1.5x पे ही देखना है फॉर बेटर एक्सपीरियंस और अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कॉलिंग हमें करेक्ट बताना है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये कटिंग है, ये मैंने सीधे राज्यसभा की वेबसाइट से ली है। उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन और कॉलिंग अटेंशन इज एन इंडियन ओरिजिन, ओके। फिर उसके बाद इसका जो रूल नंबर 180 है, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ राज्यसभा, उसका रूल नंबर 180 बात करता है कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में। तो इसको मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर में, मतलब इसका केवल ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। हमें बताना है करेक्ट, ठीक है। द एस्टिमेट्स कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई कमिटी, ये बिल्कुल सही है। 1950 में पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई कमेटी, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी, ये भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली इस कमेटी में ना टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और वो सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से ही चुने गए होते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है। इस कमेटी का जो टेन्योर होता है वो रहता है आपका 1 ईयर का, और इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब एक कन्वेंशन है, ठीक है, बाय कन्वेंशन इसके जो चेयरमैन होंगे ना, इसके जो चेयरमैन होंगे वो हमेशा रूलिंग पार्टी के होंगे, रूलिंग पार्टी, क्योंकि इस कुछ कमेटी का काम ही ऐसा है, ये कमेटी कुछ काम ही ऐसा करती है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या है। इस कमेटी को हम कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। इसको 1950 में पहली बार ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी इनफ है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द मणिपुर अंडर विच आर्टिकल। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 371 सी। आपका जो आर्टिकल 371 है उसमें अलग अलग क्लॉज में अलग अलग स्टेट के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद 371 डी में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 371 ई में आंध्र प्रदेश, 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा और 371 जे में कर्नाटका। आपको बस इसको 5-6 बार रिवाइज करना है कुछ कुछ टाइम के बाद और आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कमिटीज रिलेटेड टू द लोकल गवर्नमेंट। हमको बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए जो आपका 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, ये सडनली नहीं आ गया कहीं से उठ के। जो इसका इवोल्यूशन है वो बहुत ही लंबा है। मतलब 1957 से लेकर जब बलवंत राय मेहता कमेटी स्टैब्लिश हुई 1988 तक बहुत सारी कमेटीज़ ने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिए, अलग अलग प्रोविज़न रिकमेंड किए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो 73rd अमेंडमेंट था वो उसका सपना साकार हो पाया। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है कि बस आपको इतना पता हो कि बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और आप इस क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए सबसे आगे क्या होना चाहिए, 1 बलवंत राय मेहता कमेटी, एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, मतलब डी इज द राइट आंसर। लेकिन एक बार हम देख लेते सबका ईयर। बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया 1957 में। फिर उसके बाद जीवीके राव कमेटी बनी 1985 में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी आपकी 1977 में, और थुंगन कमेटी सबसे लास्ट 1988 में बनाई गई, ठीक। अब आप इसको अरेंज कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा क्या, डी। सबसे आगे क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, और इसीलिए हमको आंसर मिल गया डी, ओके। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब ये जितने भी 3 नाम दिए हुए हैं, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर, ये सभी के सभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थी, उनमें से 3 ये हैं, अरुणा शफाली उसमें मेंबर नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरे 15 नाम दिए हुए हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सबको याद नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि 15 मेंबर्स थी, ठीक है। और कुछ पॉपुलर नाम जैसे आपके सरोजिनी नायडू है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1925 में आपकी आईएनसी की प्रेसिडेंट भी रही थी, जिनको हम नाइट एंजल ऑफ द इंडिया कहते हैं। फिर उसके बाद सुचेता कृपलानी है, ठीक, ये आपकी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। आपके पास फिर विजयलक्ष्मी पंडित हैं, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग।
अब इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, देखिए यहाँ पे चाहे कोई भी मेंबर लिखा हो, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो उसको आप स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा आंसर, स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये जो यहाँ पे लिखा है स्टेट रेटिफिकेशन, ये ऐड होगा तब जब हम किसी ऐसे प्रोविजन को अमेंड कर रहे होंगे जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट है। जैसे कि आप मान लीजिए 7th शेड्यूल को आप अमेंड कर रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा क्या, स्टेट्स का रेटिफिकेशन, वरना इसका आंसर क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी। अब वो क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ द, नहीं नहीं नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फॉर प्रेजेंट, एंड फिर उसके बाद ये जो मेंबर्स होने चाहिए 50% ऑफ द हाउस होने चाहिए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द अटॉर्नी जनरल फ्रॉम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। ऐसा होता है क्या, किसी को भी चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जज हों, या फिर और भी किसी पद के ऊपर, क्या चीफ जस्टिस किसी को भी अपॉइंट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जो इनका भी अपॉइंटमेंट होता है वो भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कोलेजियम के साथ मिलकर रिकमेंड करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है जिसको अपॉइंट करता हो चीफ जस्टिस। तो ये तो आंसर होगा गलत। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है ना, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर एंड द सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड लॉ ऑफिसर। ये बिल्कुल सही है, बाकी हम पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ना बिल्कुल नहीं। सॉलिसिटर जनरल इज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताएंगे कि अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कंटेम्प्ट पावर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, ये भी ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आपका आर्टिकल 129 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसी में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर रहती है। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा उसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है, उसके लिए पार्लियामेंट ने अलग से एक लॉ पास करा जिसको हम बोलते हैं द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। आपको इस ईयर को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ये दो तरह कंटेम्प्ट डिफाइन करता है, एक सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर और जजमेंट और डिक्री और डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब कि कोर्ट ने कोई डिक्री सुनाया या कोई ऑर्डर दिया और आप उसको विलफुली डिसोबे कर रहे हैं, आप उसको नहीं मान रहे हैं, तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। फिर उसके बाद क्रिमिनल कंटेंट क्या होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जो जुडिशरी है उसको स्कैंडलाइज कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। फिर उसके बाद प्रेजुडाइजेज और इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब ये सारे एक्ट्स हैं जो आप करेंगे तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। और सिविल कंटेम्प्ट क्या है, सिंपल विलफुल डिसोबीडियंस। इसके ऊपर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाई, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। देखते हैं, द सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑटोमेटिकली बिकम्स द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। द प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हु कैन प्रूव अ मेजॉरिटी इन लोकसभा विद इन 6 मंथ। द लोकसभा इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो तुरंत ही उसके साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना उसको भले ही आपके अपॉइंट किया है किसने, बताइए मुझे, अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने, लेकिन इन सबके नाम रिकमेंड किसने करे थे, वो खुद प्राइम मिनिस्टर ने करे थे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर डेथ के साथ या रिजाइन के साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, पूरी लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। क्या डिसॉल्व होगा, सीधा सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर उसके बाद जो उस पार्टी के मेंबर्स होंगे फिर वो एक नया नाम प्रपोज करेंगे जिसको प्रेसिडेंट जो है वो बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, और फिर उसके बाद एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। ये सब होता है आर्टिकल 75 के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द 10th शेड्यूल इज डिजाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, टू गिव मोर पावर टू द स्पीकर ऑफ हाउस, ऐसा नहीं है। टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय द फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग, ये सही है। टू प्रिवेंट ओपोजिशन पार्टीज फ्रॉम मर्जिंग, ऐसा नहीं है, मर्जिंग अलाउड होती है लेकिन क्या है कि 2/3 मेंबर्स एक बार में छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्पिल्ट,
ठीक, और मर्जर है ना। पहले था 1/3 का प्रोविजन था इस एंटिटी एक्शन लॉ में, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया इस फील्ड को, और अब बस ये मर्जर रह गया। मतलब अगर 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी के किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं एक साथ, तो हम उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। टू अलाउ लेजिस्लेचर टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियस ऑन ऑल द बिल्स, ऐसा नहीं है। इन जो मेंबर्स होते हैं उनको व्हिप के अकॉर्डिंग वोट करनी होती है, जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है या फिर वो एक मतलब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, क्या कि आप जब भी इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता है और आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो ये सब चीज़ें हमको तब करनी होती हैं जब हमको बिल्कुल ही आंसर ना पता हो, कोई आइडिया ना हो। देखिए, होता क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये 3 ऑप्शन कितने शॉर्ट लिखे हुए हैं, छोटे-छोटे से, लेकिन जो सही आंसर है देखिए उसको कितना इन लोगों ने इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो आंसर होता है हमारा, अगर आपको नहीं पता है तब ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर आपको आंसर पता है तो शांति से आप क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर को चुन के आगे बढ़िए, ठीक है? सिंपल। लेकिन अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है और आप कुछ क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा ना, सबसे लंबा ऑप्शन होगा ऑलमोस्ट 85% केसेस में वही सही होगा, ठीक है। इसीलिए आप इसके साथ, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। बाकी मैंने बताया आपको क्या है ये। अब इसको लाना क्यों पड़ा, क्योंकि एक टाइम पे 1967 में आया राम गया राम का जुमला इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत प्रचलित था। हुआ क्या था कि एक हरियाणा के एमएलए थे गया लाल, जिन्होंने 1967 में सेम डे के अंदर 3 बार अपनी पार्टी चेंज करी, समझिए 3 बार, और इसी के नाम पर आया राम गया राम का जुमला शुरू हुआ, ठीक है। इसको अमूल ने बहुत पॉपुलराइज़ भी करा, आया राम, गया राम, हाय राम, ठीक। फिर उसके बाद 10th शेड्यूल को 1985 में बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में। और अगर कोई मेंबर जो है किसी पार्टी का वो डिफेक्ट करता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम दी मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब ये सारी इसके अंदर पावर्स किसके पास होती हैं, तो वो होती हैं स्पीकर के पास। इसके ऊपर डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है, वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। आपको ध्यान रखना है, एक बार और बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें ईयर पूछा था हमसे, 2005 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस, बिल्कुल। फिर उसके बाद इट अप्लाइज ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। फिर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। ये आप चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडीज़ हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, हर जगह अप्लाई होता है, हर पब्लिक ऑफिस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी ओनली लिखा हुआ है, एक्सट्रीम वर्ड है, आप इसके साथ जा सकते हैं ना। वन ओनली इज द राइट आंसर, हमसे क्या पूछा है, करेक्ट, तो वन ओनली इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आपको किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सिंपल, आप उस एक्ट का बेयर एक्ट खोलिए, एकदम जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको खोलिए, और उस एक्ट के नीचे उनका उन लोगों ने मोटिव लिखा होता है सबसे पहले ही लाइन में, क्लियरली आप उसको पढ़ सकते हैं। ये रहा आरटीआई एक्ट का, ठीक है, आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन इंडिया, द ऑडिट बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये है इसका राइट आंसर, कि इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, वो एक अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है, बल्कि होता क्या है कि इनमें एक ओवरलैपिंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और यहाँ पे आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज रहते हैं लेजिस्लेचर के। अगर इन लोगों ने मेजॉरिटी खो दी लोकसभा में, तो क्या होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक। ये सिस्टम कहाँ चलता है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वाला ये चलता है आपका यूएसए में, कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो आपकी किसी भी हाउस के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच helped in expanding the interpretation of Article 21 in India is majorly influenced by which of the following constitution। बहुत सिंपल आंसर है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत भी यहीं पर आया। अब ये है क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि लॉ मेकिंग में जो लॉ बन रहा है ना, वो लॉ आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उनसे कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एब्सर्ड लॉ बना दिया। एक देखिए, एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय
लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रोसेस जिसको लॉ से एस्टेब्लिश किया हो। मान लीजिए कि मैं लॉ का यूज़ करके एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल जो लॉ कहता है उस तरीके से एक ऐसा लॉ पास कर दूँ जो ये कहता है कि जो लोग शर्ट की अपनी बटन नहीं लगाएँगे, उनको 6 मंथ की जेल हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से पास करवाया है लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर उसके बाद प्रेज़िडेंट का एसेंट मिला हुआ है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तो कंप्लाई कर रहा है, लेकिन ये लॉ कितना एब्सर्ड है कि जो लोग अपनी शर्ट के बटन नहीं लगाएँगे उनको मैं 6 महीने जेल करवा दूँगा। ये तो बिल्कुल गलत है और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लाई नहीं कर रहा है। यही होता है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि भले लॉ मेकिंग कितनी भी सही हो, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस लॉ को कंप्लाई करनी चाहिए, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे सही उतरनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 के, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को कि जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 243 के में है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ओनली। जब भी आपको ऐसे एक्सट्रीम वर्ड दिखें आपको चौकन्ना हो जाना है, ठीक है। एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू लोकल बॉडी इलेक्शंस, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द पंचायत्स ओनली। क्या खाली पंचायत के इलेक्शंस में जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपना रोल प्ले करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके इलेक्शंस होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उन इलेक्शंस में भी जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही करवाती है इनको कंडक्ट, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ओनली है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। आपके आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है इलेक्शंस टू दी पंचायत, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, बिल्कुल सही है। द रिकमेंडेशन, इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये भी सही है। इसका आंसर हो क्या, सी। आर्टिकल 280 के अंदर आपका फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो हर 5 साल पर एवरी 5th ईयर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले भी कर सकते हैं अगर उनको लगे कि ज़रूरी है तो। फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस को डिसाइड करता है, ठीक। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या क्या रिकमेंड करता है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस which are to be or may be divided between them under this chapter and the allocation between the states of the respective share of such proceeds। अब सिंपल सा मतलब क्या है, इसका जो रिकमेंडेशन होता है वो 2 लेवल पे होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। कि सबसे पहले तो क्या करेगा, जो ये पैसा है सारा ये उसको बांट देगा यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद ये बताएगा कि जितने भी स्टेट हैं उनके बीच में पैसे बांटने के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या होंगे। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और ये हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो ग्रांट इन एड को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या होंगे वो भी बताएगा। फिर उसके बाद द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हैं आपके फाइनेंस कमीशन के। आर्टिकल क्या है 280, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, हर 5 साल पे, क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, सिंपल, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविजंस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। आपको ध्यान देना है, बात हो रही है एग्जिस्टिंग स्टेट की। नो बिल इन दिस रिगार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू, ये भी सही है। द पार्लियामेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन दिस रिगार्ड, ये गलत है, ठीक है। सो 4 गलत है तो ये गया और ये गया, बचा क्या 1 2 3 इज द राइट आंसर। देखिए होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको फ़र्क समझना है आर्टिकल 2 के अंदर और आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 2 जो है वो उन टेरिटरी से डील करता है जो इंडिया की पार्ट नहीं है, ठीक। जैसे सिक्किम को जब 1975 में इंडिया में ऐड किया गया तो उस टाइम आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर वो इंडिया का पार्ट नहीं था ऑलरेडी। और आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 डील करता है वो सारी चीज़ें जो हम करते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ। जैसे हमें कोई नया स्टेट स्टैब्लिश करना हो, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना हो, किसी का डिक्रीज़ करना हो, किसी का नाम चेंज करना हो, किसी की बाउंड्रीज अल्टर करनी हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं आर्टिकल 3 के अंदर। ये फ़र्क है आर्टिकल 2 और 3 में। अब जब भी पार्लियामेंट कोई बिल लाना चाहेगी आर्टिकल 3 के अंदर
तो उन्हें क्या करना होगा, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई बिल है, उसको लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास प्रायर रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट का क्या काम है इस यहाँ पे, कि प्रेसिडेंट भेजेंगे उस बिल को स्टेट के पास, क्या कि आप देखो कि ये जो बिल जो है आपसे जुड़ा हुआ है, इसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं तुम्हारी बाउंड्रीज़ में या फिर नाम में जो भी चीज़ें हैं, तुम इसको एक बार रिव्यू कर लो, कोई रिकमेंडेशन है तो दे दो। और ये एक टाइम बाउंड मैनर में होता है। प्रेसिडेंट इस रेफरेंस के अंदर लिख के भेजते हैं कि आपको 30 डेज़ या फिर जो भी प्रेसिडेंट चाहे वो डेज़ मेंशन कर सकते हैं कि इतने दिन में तुमको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है। तो ये व्यूज़ एक्सप्रेस करता है स्टेट प्रेसिडेंट को, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट में बाउंड नहीं है कि इन व्यूज़ को माने, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। और फिर उसके बाद ये बिल आता है आपके जहाँ भी आना होगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, सिंपल। एक चीज़ और है क्या, कि जो आर्टिकल 4 है वो क्लियरली ये कहता है कि ये सारी चीज़ें अब इन चीज़ों से, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज़ करके जो भी चेंजेस किए जाएंगे हमारे संविधान में, हम उनको आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सक्लूजन है, ठीक। अब ये जो बिल पास होगा लोकसभा में, ये किससे होगा, सिंपल मेजोरिटी से। इसके लिए कोई भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। आर्टिकल 4 ये क्लियरली कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which among the following is true about Comptroller and Auditor General of India? The Comptroller and Auditor General is appointed by the President of India. ये बिल्कुल सही है, हमने बहुत बार कवर कर लिया कैग को, तो हम बार बार इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आफ्टर रिक्रूटमेंट, और आपको ध्यान रखना है कि हमने कितनी बार, कम से कम 3 से 4 बार कवर किया है ना 200 क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपका थीम है। आपको कैग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट द कैग एंड द Auditor General can hold further office under the government of India but not under the government of state। बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है ऐसा, ठीक है। कैग ना तो सेंटर में और ना ही स्टेट में कोई ऑफिस होल्ड कर सकते हैं आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कॉम्पिट्रोलर, अब दो गलत हो गया, तो दो यहाँ पर है वो गलत हो गया, दो यहाँ पर है वो भी गलत हो गया, बचा हमारा 1 एंड 3। देखते हैं एक बार, 1 सही है, 1 एक ही ऑप्शन में है, सो ए इज द राइट आंसर। Comptroller and Auditor General can only be removed from office in the manner एंड ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही है, हमने इसको बहुत बार कवर कर लिया, एक बार फिर देख लेते हैं। आर्टिकल 148 में कैग का प्रोविजन दिया हुआ है, अपॉइंट करने कौन करता है, प्रेसिडेंट, और उनको रिमूव कैसे करते हैं, इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ट्रैप के लिए लिख देंगे वो लोग हाई कोर्ट, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद इनको ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन तय करेगा, पार्लियामेंट, ठीक, सिंपल। ये फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और ना ही स्टेट गवर्नमेंट में एलिजिबल होते हैं, कहीं भी इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो भी चार्जेस होगा, मतलब जो भी इनके एक्सपेंसेस होंगे ऑफिस के, वो सारे के सारे चार्ज होते हैं अपॉन दी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 के अंदर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट can amend any part of the constitution including part 3 but it could not destroy the basic structure of the constitution। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बीपीएससी के ही किसी एग्जाम में कवर किया था, ठीक है। 1973, 24 अप्रैल, डेट याद रखनी है ये वाली, ईयर याद रखना है, क्या है, केशवानंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा ये कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी प्रोविजन को संविधान में चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, रिमूव कर सकती है, जो मर्जी वो करे, जब तक कि वो चीज़ आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद गोलकनाथ, द सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ केस हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड पार्ट 3। ये बिल्कुल सही है, और इसी से तंग होकर क्या करा पार्लियामेंट जो था वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, ठीक है। अब इसमें प्रोविजन मेजर क्या था वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन था एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसमें आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरमैन है। यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जे बी कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, एच सी मुखर्जी, ठीक है। आपको इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच अमंग द फॉलोइंग
आर इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या कि आपको ध्यान रखना है, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में ऐड किया गया था। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हमने कवर किया है इसको पहले भी। ठीक है, पहले ये 10 हुआ करते थे ओरिजिनली, अब ये हो गए हैं 11। पार्ट 4A में ये सब कुछ दिया हुआ है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो एज 6 to 14। ये आपका जो के नंबर पे जो है ना आपका फंडामेंटल ड्यूटी, ये वो है। ठीक है, ये ऐड किया गया था बाद में, 11th ड्यूटी आपकी यही है। टू एब्जॉर्व वायलेंस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। इसका 1, 3 and 4 नहीं, इसके सारे ही राइट आंसर है। ठीक है, 1, 2, 3 and 4, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारी चीज़ें वो मेंशन की हुई है, जैसे कि आपका जो ए है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी सही है, ये भी सही है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस when called upon to do so, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religion and linguistic, regional and sectional diversities, to renounce practice and derogatory to the dignity of women। इनमें से सब काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, to value and preserve the rich heritage or composite culture, to protect and improve the natural environment including the forest, lake, rivers and wildlife, to have compassion for living creatures। यहीं पे है observe violence, to develop scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and observe violence, to strive towards excellence in the all spheres of the individual and collective activities so that the nations constantly rises to the high levels of endeavor and achievement। ये है आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which article of the constitution provides that no person accused of any offense can be compelled to be a witness against himself। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत बार कवर कर लिया है, आर्टिकल 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are included in the DPSPs? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, सही है। राइट टू वर्क, ये भी दिया हुआ है। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है। ये सारे के सारे आपके DPSPs का पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which among the following is true about the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act? It was enacted in 1996। बिल्कुल सही है। It accords statutory status to the Gram Sabha and the Schedule 5 villages, बिल्कुल सही है। और Schedule 5 एरियाज, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? तो हम मातम को छोड़ दें, MATM, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा जितने भी ट्राइबल एरियाज होंगे जिस भी स्टेट में, वो सब के सब आपके Schedule 5 का पार्ट होंगे। The Section 4 of the Act mandates that the Gram Sabha or the Panchayat should consent before any land acquisition for developmental projects, ये भी सही है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको याद रखना है कि पेसा एक्ट 1996 में आया। ठीक है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? जितने भी Schedule 5 एरियाज हैं वहाँ अप्लाई होता है, और बाकी ये प्रोविज़न आप खुद गेस भी कर सकते हैं इन चीज़ों को कि इसमें क्या प्रोविज़न होगा, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में लैंड एक्विजिशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए उनकी लैंड के ऊपर राइट्स उनको दिए गए हैं, और उनकी बिना कंसेंट के आप वहाँ के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या सेल या परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत्स इन इंडिया। स्टेट्स विद द पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख हैव एन ऑप्शन नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। Any person who has attained the age of 21 year is eligible to be chosen as the member of पंचायत। ठीक है, द प्रोविजन रिगार्डिंग द पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूटीज, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 243L ये क्लियरली मेंशन करता है कि इनका एप्लीकेशन होगा ऑन द यूनियन टेरिटरी स्टेट। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देखिए कि पंचायत के लिए एज क्या दी हुई है? पंचायत के लिए एज क्या है? 21 ईयर्स। लोकसभा के लिए क्या होती है? 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए क्या होती है? 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होती है? इसके लिए 30 ईयर्स होती है राज्यसभा के लिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या होती है? 35 ईयर्स। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, सारी एज लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट रिट jurisdiction in India। द रिट jurisdiction इज अ फॉर्म ऑफ ओरिजिनल एंड नॉट एपेलेट jurisdiction। ये बिल्कुल सही है। देखिए, ओरिजिनल jurisdiction का मतलब क्या होता है कि ऐसे jurisdiction जिसको लेकर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना किसी अपील के। अब अगर कोई क्रिमिनल मैटर होता है ना, मैटर जैसे कि किसी मर्डर केस रिलेटेड हो गया, फिर जो भी सारी चीज़ें,
अगर आपको उनके लिए अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपको क्या करना होगा कि एक प्रोसेस से जाना होगा। पहले आप जाएँगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, फिर वहाँ पे सुनवाई होगी, फिर आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फिर अगर हाई कोर्ट ने अप्रूव किया तब आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएँगे। लेकिन जब भी बात आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। यही खास बात होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। इट कैन बी इशूड आइदर बाय द हाई कोर्ट्स और बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6 और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 32। सिंपल। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वो क्या है कि हाई कोर्ट की जो रेट जुरिसडिक्शन है वो वाइडर है देन दी सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो ये हाई कोर्ट है ना, ये आर्टिकल 2 to 6 का यूज़ करके ऐसे मैटर जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, उनके ऊपर भी रेट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रेट इशू कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर वैलिड कंडीशंस दैट कैन गिव रिकॉग्निशन टू एनी political party as a national party in India? The party should have pooled at least 6% votes in 4 or more states in Lok Sabha or state assembly election and secured at least 4 seats in Lok Sabha from one state more than one state. Okay, ये वन सही है आपका। पार्टी हैज़ वॉन 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोक सभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसको हम एक बार होल्ड करते हैं। इन द लास्ट जनरल इलेक्शन द लोक सभा द पार्टी शुड हैव वॉन एटलीस्ट 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटेड इन एनी वन स्टेट। इसको भी होल्ड करते हैं। पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट। ये भी सही है। 1 और 4 तो डेफिनेटली होंगे। 1 और 4 इसमें नहीं है, 1 और 4 इसमें नहीं है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक्चुअली जो ये थर्ड ऑप्शन है ना आपका, ये है फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, स्टेट पार्टी। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? नेशनल पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4। अब देखिए, किसी भी पार्टी को एक स्टेट पार्टी घोषित करने के लिए ये सारे आपके पास क्राइटेरियाज हैं। अगर वो इनमें से किसी एक को भी फुलफिल करता है तो हम उसको बना देंगे एक स्टेट पार्टी। और ये हैं आपके एक नेशनल पार्टी के लिए। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ पर है? ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ठीक है। फिर इसके बाद चेंज ऑफ द नेम ऑफ स्टेट, ये क्लियरली आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। और मेंशन अबाउट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा? 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, बाकी आप अरेंज कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 93rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन काफ़ी अनयूजुअल है। मतलब 93rd अमेंडमेंट पूछा गया, जो कि नॉर्मली किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक, याद रखना है आपको 93rd अमेंडमेंट, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या बताना है? नॉट करेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, आर्टिकल 280 में इलेक्शन कमीशन है? नहीं, ये आर्टिकल 324 के अंदर है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी है? हाँ है। आर्टिकल 324 फाइनेंस कमीशन? नहीं, ये आर्टिकल 280 में है। इन दोनों को इन लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, तो 2 गलत है। 1 एंड 3 आर द राइट आंसर। मतलब 1 एंड 3 आर दी रॉन्ग। सो ये सही आंसर है ओनली 1 एंड 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ रीथिंकिंग डेमोक्रेसी? किसने लिखी है? रजनी कोठारी ने। ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर है। ठीक, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड? कब बना था ये? सन 2000 में 22 फरवरी को इस्टेब्लिश किया गया था इसको। तो 2000 में पीएम कौन थे इंडिया के? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आप बताएंगे इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर अ बैड लॉ वैलिड। तो फिर मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे? क्या मतलब है? मैं क्या करूँ फिर? जॉब छोड़ दूँ, है ना? सुप्रीम कोर्ट क्यों है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलोज। अब देखिए, इन क्वेश्चंस का फायदा ये होता है ना, ऐसे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस का, कि अगर इनमें से एक भी गलत हो गया तो यू हैव द राइट आंसर। इसमें क्या होगा? ए करेक्ट है तो आर
सॉरी ए रॉन्ग है तो आर बिल्कुल ही सही होगा, ठीक। सो डी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलोज द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड गिव आंसर फॉर द फॉलोइंग। एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी। अब फंक्शन पढ़िए एक बार आप। एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएटेड अकाउंट्स ये कौन करता है, ये करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। बी का वन हमारे पास दो ऑप्शंस में है, दो एलिमिनेट हो गए, बचा 50-50 है ना। फिर उसके बाद आपके पास एस्टिमेट्स कमेटी है, इट सजेस्ट फॉर द इकोनॉमी इन द एक्सपेंडिचर, इसका आंसर है ए का 2। अब ए का 2 हमारे पास एक ही ऑप्शन में, सो बी इज द राइट आंसर। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करती है, एग्जामिनेशन ऑफ द रूल्स मेड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अंडर लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्या करती है, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये भी सही है। द राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर ना, सो ए इज द ओनली करेक्ट, मतलब सी आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है नेशनल इंटरेस्ट की, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दी हुई है और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि राज्यसभा इसको डिफाइन करेगा कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच आर्टिकल द प्रोविजंस ऑन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ बीन मेंशन्ड फॉर पंचायत, इसका आंसर क्या है डी। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए डी फॉर दलित, ओके। अब ये बस मैं बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक है याद करने की, इसका कोई पर्पज़ नहीं यूज़ करने का, डी फोर आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। 243 डी, रिजर्वेशन फॉर SC/ST कम्युनिटीज़, सो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, द बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है, ये सही है ना। हमसे पूछा है नॉट ट्रू, द बिल मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये भी सही है। एक्चुअली दो कंडीशन मीट करनी होती है, सबसे पहले क्या कि जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 वोट करने चाहिए फेवर में, और जो ये नंबर होगा 2/3 वो चाहे कितना भी हो, एटलीस्ट 50% मेंबरशिप होनी चाहिए हाउस की। मतलब अगर ये बिल अगर राज्यसभा में आया है, 245 यहाँ मेंबर हैं, तो आपके पास कम से कम नहीं भी तो 123 मेंबर्स इसके फेवर में वोट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन दी हाउसेज जॉइंट सिटिंग में बी कॉल्ड, बिल्कुल गलत है ये। और द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू दी बिल ड्यूली पास्ड एंड रेटिफाइड, ये बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि जॉइंट सिटिंग जो है ना वो दो केसेस में नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर नहीं होगी, और फिर उसके बाद वो मनी बिल के ऊपर भी नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इस एक्सक्लूजन को। ये दो एक्सेप्शन है जहाँ पे आप जॉइंट सिटिंग कन्वीन नहीं करवा सकते हैं, और ये होती किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 108 के अंदर होता है जॉइंट सिटिंग। इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसमें जब जॉइंट सिटिंग के दौरान कोई बिल पास हो रहा होगा तो उसके ऊपर जो मेजोरिटी चाहिए होगी वो हमेशा सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। याद रखना है आपको इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम हमको किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 324 से लेकर 329, ए का 3 दो ऑप्शंस में है, और बी और डी गए। सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट नहीं पता तो होल्ड करते हैं। सी पंचायत, आर्टिकल 243 तो आर्टिकल 243 ओ, सी का वन केवल एक ही ऑप्शन में था, सो ए इज़ द राइट आंसर। फिर इसके बाद सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट ये दिया हुआ आपका 308 to 323 में, और जुडिशियल सिस्टम दिया हुआ है आर्टिकल 124 से 147 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, हम ये देख चुके हैं एंटी डिफेक्शन लॉ 19 बोल रहा हूँ, 52nd CAA कब आया, 1985 के अंदर, जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल के अंदर हैं। 8th में है लैंड रिफॉर्म लॉज, 9th शेड्यूल में, और पंचायती राज किसमें है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर मेड अंडर वारंट अलॉन्ग विद हिज सिग्नेचर एंड सील, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल, गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी, चेयरमैन ऑफ UPSC ये भी, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी। चारों की चारों पोजीशंस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज? नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, एनसीएसटी नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338 ए, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, एनसीएससी, ये आपका आर्टिकल 338 के अंदर है, तो ये दो गलत हैं। 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 से डील करता है। ए का 3 आपका दो जगह है, सो ऑप्शन बी एंड सी गए। फिर उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 26 के अंदर, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आप क्लियरली इसका आंसर खोज सकते हैं, ये है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 और राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 ए, जिसको हम लोगों ने 86 CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था। कब ऐड हुआ था? 2002 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? बिल्कुल ही सिंपल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट है आगे, अगर ये नहीं रहे किसी भी कारण से तो कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। अगर ये भी नहीं रहे तो कौन आएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए कि ये भी उस टाइम पे मौजूद नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा प्रेसिडेंस रहता है, और इतना कोइंसिडेंस कहीं नहीं होता है कि चारों में से कोई ना हो। अगर ऐसा हुआ तब भी उसके पास जब उससे जो सीनियर मोस्ट होंगे जज वो आएंगे, ठीक है। जजेस तो बहुत सारे हमारे पास, अब तो 37+1 का कंपोजिशन हो गया सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो ये चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो ये जो आपके पीएम थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये लोकसभा से नहीं थे, ये कहाँ से थे? राज्यसभा से। उनको आसाम से अपॉइंट किया गया था, सॉरी इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट, मैच द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब इन सबको याद कर पाना इज़ वेरी 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 टफ। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बिहार है, मतलब उसका तो आप याद रखेंगे ना कैसे भी, तो बिहार का जो है वो इक्वल टू है वेस्ट बंगाल के, और दोनों का 16-16 है। और अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल 16, डी का 3 होगा आंसर, और वी आर डन। एक ही ऑप्शन में डी का 3 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तमिलनाडु में कितनी सीट्स हैं? 18 हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 19 हैं और छत्तीसगढ़ में 5 हैं। हाईएस्ट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लोवेस्ट तो बहुत सारे हैं, एक एक बहुत जगह दिए हुए हैं, तो याद रखना है आपको। आपको क्या क्या याद रखना है? हाईएस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल, बिहार का 16, वेस्ट बंगाल का 16, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18। बस आपको ये जो 5 स्टेट है ना, इनका याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट कंपल्सरी इन इवेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा नहीं है। खाली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है बस वो अबॉलिश हो जाता है, ठीक। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ ये सही है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज, बिल्कुल नहीं, सब इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं उससे। तो इसमें से हमसे क्या पूछा था? नॉट कंपल्सरी इवेंट्स, तो 1 and 3 इसका आंसर होगा, ओके डन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल स्टेट में किस आर्टिकल के अंदर लगता है? आर्टिकल 356 के अंदर। डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम दी वोम, गवर्नर, और या फिर वो बिना किसी रिपोर्ट के भी, जब वो सेटिस्फाइड हो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो आपका स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, तो वो प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिहार में कितनी बार हुआ है आज तक ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बिहार में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? डिस्ट्रिक्ट पंचायत रहता है, विलेज पंचायत रहता है, नगर पंचायत भी, क्षेत्र पंचायत जैसा कुछ नहीं होता है। 1, 3 and 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन होता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो होता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जस्टिस BR गवई ने क्लियरली कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट रोल एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, उसके ऊपर उन्होंने बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आर्टिकल 215, 222, 226, 227, इसमें को याद क्या है? रिट, बस एक ही याद है, मान लीजिए पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट। सी का 3 सब में ही दिया हुआ है।
ये हुआ ना टफ क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, तो ए का 4, ए का 4 दो ऑप्शन में है। फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 222 है जो कहता है ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट, बी का 1, बी का 1, बी का 1 एक ही ऑप्शन में हमारे पास, हाँ बी का 1 ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, देखिए आप अगर यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम एज इट इज़ ये वर्ड देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ इन वर्ड्स को सुप्रीम कमीशन ने उठाकर डाल दिया है क्वेश्चन में। क्या, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब क्या है कि जो सोर्स है इस क्वेश्चन का वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कटिंग भी मैंने सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ली है। इसमें पार्ट 5 में आपके हाई कोर्ट्स इन द स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनके ऊपर केवल सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट्स दे सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, डिस्प्यूट ऑन इलेक्शन ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ये सब तो हाई कोर्ट भी कर सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन टेरिटरी, नहीं ये भी हाई कोर्ट डील कर सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, सो 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। ये आपका आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स और द स्टेट्स, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। इन सारे मैटर्स के ऊपर केवल और केवल एक ही कोर्ट है इंडिया में जो कि सुप्रीम कोर्ट, वही मैटर्स को डील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पर हमारे पास 26 नवंबर का ऑप्शन नहीं है, तो हमको जाना होगा किसके साथ, 24 जनवरी के साथ। इस सेशन में सुप्रीम कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लोगों ने इसके ऊपर साइन करा, जो डॉक्यूमेंट था ये उनके साइन से ओरिजिनल। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कहाँ पे किसी साइन अगर दिख रहा हो आप पहचान पाए तो। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर जो कैलीग्राफी की गई है, जो लिखा है उसको, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है उसको, और फिर उसके बाद इसको डेकोरेट करने का सारा श्रेय जो है वो जाता है शांति निकेतन के राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस को। मतलब ये जो डेकोरेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा किन लोगों ने करा है, इन लोगों ने। और ये किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, शांति निकेतन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। टोटल 12 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब लोकसभा के अंदर अर्लियर 2 मेंबर्स अपॉइंट होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इसको अबॉलिश कर दिया गया। और वो किस अमेंडमेंट से हुआ आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आर्टिकल 80 क्लियरली बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, 12 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज। ठीक, और वो मेंबर्स किस किस फील्ड से होंगे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। 1 2 3 4 ये आपको याद होना चाहिए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्लियरली ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आप ये भी कह सकते हैं वी आर अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, मतलब स्टेट्स का कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, लेकिन इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल आंसर है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्टेड, इसका मतलब लिटरली इलेक्टेड ही होता है। आपके राज्यसभा में आपने देखा पीछे 12 मेंबर नॉमिनेट हो रहे थे, ये लोग इनके इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा कुछ 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिन पे आपका असेंबली होता है, उनके मेंबर्स भी, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, इनके मेंबर से वोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए जो आपका इलेक्शन दिया हुआ है ये आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, इसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, सही है, हमसे पूछा है, नॉट करेक्ट। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, ये भी सही है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 12 members to be nominated by the president. Okay, so 12 यहाँ हो गए, not more than 238
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, मतलब 238, टोटल कितने हो गए, 250 हो गए ना, यहाँ पे 250 लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल दिया हुआ है लोकसभा का, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, मतलब 530 मेंबर कहाँ से आएंगे, स्टेट से आएंगे। फिर उसके बाद नॉट मोर देन 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, ओके, सो 20 मेंबर होंगे यूटीज के। और 352 के लिखा हुआ है 2 मेंबर्स आपके एंग्लो इंडियन थे ना, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने हो गए 552, ये कितना हो गया 550, ठीक। नेक्स्ट है आपका, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर, सिंपल आंसर इसका बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और खाली सीजीआई को ही नहीं, बाकी और जो भी जज होंगे, अदर जजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको भी, हाई कोर्ट के जजों को भी अपॉइंट करना, ट्रांसफर करना, सारा का सारा काम है प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज योर करेक्ट आंसर। हमारे पास कुछ प्रोविजन है और आर्टिकल्स दिए हुए हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ए का 3, 2 ऑप्शन गए। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 बी का 1, बी का 1 हमारे पास केवल ए में है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट आर्टिकल 356, स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द फेडरल डायरेक्टिव आर्टिकल 365, ठीक है। आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं, फिर से एज इट इज़ जो कमीशन है उनने यहाँ से वर्ड्स को उठाकर क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर, आर्टिकल 368, हमने इसको बहुत डिटेल में पहले भी कवर किया था, तो मुझे नहीं लगता अब जरूरत है इसको कवर करने की। आर्टिकल 368 ध्यान रखना है आपको, अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर की बात करता है। फिर उसके बाद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर है 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ। ये 3 वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इनको ऐड किया गया, यहाँ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, किधर है, ये रहा इंटीग्रिटी, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली वो क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट के बाद वो क्या बन गया, वो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये पहले क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या बन गई, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, हमने एक क्वेश्चन देखा भी था पीछे क्रोनोलॉजी के ऊपर, तो आपको उसको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिक्योर करता है जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ 5 टाइप्स, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ faith and worship, and equality of 2 types, status and opportunity, and to promote among them fraternity, ठीक है। अब इसमें जो डेट मेंशन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26th डे ऑफ द नवंबर 1949, हमने ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी डिस्कस किया था इस वीडियो के किसी पार्ट में, ठीक। अब ये थे आपके टोटल 250 क्वेश्चंस, सॉरी 200 क्वेश्चंस, जो कि खुद यूपीएससी और बीपीएससी ने पूछे हुए हैं अपने एग्जाम्स में। और आपने थ्रू आउट द सीरीज देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सेम ईयर कमीशन जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम जो यूपीएससी और बीपीएससी ने क्वेश्चन इसी साल पूछे हैं उनको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें हेल्पफुल मिली होंगी, क्योंकि मैंने जितने भी सोर्सेज का यूज़ किया था वो डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्स जो हो सकते थे, जैसे जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, है ना, उनको यूज़ किया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट था उसको यूज़ किया, और जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हो सकते थे मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन पिक करने की कोशिश करी, ताकि आप इस पर रिलाई कर सकें और इसको अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका हमारा चैनल संकल्प 7। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।